जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हमने सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स, हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हमने क्या करना है कि चार्जेस के बारे में स्टडी करना है जो कि एट रेस्ट में होंगे। ठीक हो गया। तो तमाम स्टूडेंट मतलब कि दिल लगा कर के इसको पढ़ना है और इसको अपने कोई कॉपी वगैरह अपने साथ रख लें। कोई राइटिंग मटेरियल को ऐसा भी हो जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने वहाँ पे नोट करने हैं, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, सॉरी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ भी लिया, इसका इंट्रोडक्शन भी किया है। लेकिन चलो ब्रीफली मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो मीन्स के चार्जेस, इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? चार्जेस। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मीन्स कि आप कह लें कि चार्जेस एट रेस्ट। ठीक हो गया जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है कि चार्जेस एट रेस्ट। या ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक वेरी सिंपल, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we studied the charges at rest। यानी कि फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें हमने चार्जेस का स्टडी करना है जो कि रेस्ट में होंगे। ठीक हो गया। तो देखें वर्ड यहाँ पे आ रहा है चार्जेस, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि चार्जेस होता क्या है। ठीक, कि चार्जेस की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। चार्जेस क्या होते हैं? व्हाट इज चार्जेस, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये दूसरे एलिमेंट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या अपने से रिपेल करता है। ठीक, इसकी डेफिनेशन देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स थ्रू इट रिपेल आर अट्रैक्ट द अदर मटीरियल। ये किसी भी मटीरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या अपने से रिपेल करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? चार्जेस। फिर हम पढ़ते हैं कि चार्जेस की 2 टाइप्स हैं, ये भी स्टूडेंट याद रखें। टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस की 2 टाइप्स हैं। वन इज पॉजिटिव चार्जेस, सेकंड इज नेगेटिव चार्जेस। जी तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की टाइप्स कितनी होती है। चार्जेस की 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर ये सेम चार्जेस होंगे, जैसे ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये भी मेरे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। देखिए मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा भी है कि किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये दूसरे एलिमेंट को या तो रिपेल करता है या फिर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। सेम चार्जेस होंगे तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे, देखें अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो इन्होंने क्या करना है? एक दूसरे को अब अट्रैक्ट करना है। ठीक,
तो ये अब इन दोनों एलिमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है कि इनमें अब अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई है। जब सेम चार्जेस थे तो इन्होंने क्या किया, रिपेल किया, लेकिन जब ये ऑपोजिट चार्जेस आ गए हैं तो दोनों एलिमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी पैदा हो गई है कि इनमें अट्रैक्शन की पैदा हो गई है। यहाँ पे था रिपेल्शन, यहाँ में रिपल्शन की प्रॉपर्टी थी इनके अंदर, और यहाँ पे इनके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। ये था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा सा किया, हिस्ट्री पढ़ी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। ये डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है। हम इसको लिख देंगे कि ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस का स्टडी की हालत में उन स्टडी करते हैं जो कि एट रेस्ट की हालत में होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस ये किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे दूसरे एलिमेंट को या तो रिपेल करता है या अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा चार्जेस की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सेम चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप इसको ज़रा नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। फिर हम आगे अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना था वो है कूलम्स लॉ। इसके बारे में स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट, कूलम लॉ क्या है, ये 2 चार्जेस के बारे में हमने इसमें एक्सप्लेन करना है कि इसने किस तरह, ये क्वांटिटेटिव लॉ है कि 2 चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो फोर्स क्रिएट होती कितनी है। ठीक, तो कूलम ने इसके बारे में हमें बताया था सारा। तो आज हमने कूलम की सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट, और पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिए, कूलम ला, सबसे पहले तो हम कूलम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कूलम थे कौन। कूलम, इनका पूरा नाम चार्ल्स कूलम था। ठीक, और दूसरा अगर हम इनके प्रोफेशन के बारे में बात करें कि ये अपने प्रोफेशन के हिसाब से क्या थे, तो ये अपने प्रोफेशन के हिसाब से थे फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे और इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट 1784 में दिया था। ठीक हो गया। और इसमें इन्होंने ये कहा था कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट है। ये हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट है, क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स। मीन कि हमने क्या करना है, इसमें 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है या रिपल्शन पैदा होती है तो कितनी होती है, और इसके बारे में हमने इस वाले में सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर ये था, ये एम्पिरिकल लॉ था। एम्पिरिकल लॉज क्या होते हैं, एम्पिरिकल लॉ ये होता है कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, वो द रिज़ल्ट जो हम एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल्स। ठीक हो गया। ये था कि एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट डिडक्शंस डिडक्ट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिज़ल्ट डिटेक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल्स लॉ बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी इसकी जो हमने आज स्टडी की है। फिर हम अब चलते हैं कूलम के बारे में कि कूलम कौन थे, कूलम का एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके बारे में आज थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कूलम ने डेफिनेशन क्या की है, उसको लिखते हैं और इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। द force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the is proportional to the products of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो इसकी डेफिनेशन को नोट करें, मैं आपको इसका मैथमेटिकली थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन में हमें क्या बता रहे हैं। देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, ये एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये भी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें दो चार्जेस हैं, दोनों ही मेरे पास क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इनके ऊपर जो लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की फ़ोर्स या रिपल्शन की फ़ोर्स है, वो डिपेंड करती है कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है। सपोज़ अगर ये वाला मेरा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर भी 2 कूलम चार्ज है। ठीक हो गया। यानी अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, टोटल चार्ज हमारे पास 4 कूलम। ठीक, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनके ऊपर जो रिपल्शन की फ़ोर्स लग रही है, दोनों के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, रिपल्शन की। मींस के रिपल्शन की फ़ोर्स लग रही है तो वो कितनी है, 4 कूलम। ठीक हो गया। अगर इसी तरह इनके ऊपर अट्रैक्शन की फ़ोर्स लगती है तो वो क्या होगी, 4 कूलम ही होगी, लेकिन वो क्या होगी, अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी। तो यही था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन। ठीक, इनके ऊपर जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली। ठीक हो गया। तो देखें अब इनका इन्वर्स कर लेते हैं कि इनका अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, यही दो चार्जेस हैं मेरे पास, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी अब इनका डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। सेम वही चार्जेस हैं लेकिन अब इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, ज़्यादा। पहले इनका डिस्टेंस अपना इतना था और अब इनका डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इनकी फ़ोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिपल्शन की फ़ोर्स क्या होगी, कम। सेम चार्जेस हैं बट इनका डिस्टेंस क्या हो गया है, ज़्यादा। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फ़ोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर डिस्टेंस कम है तो इनका जो मैग्नीट्यूड था उनके बराबर, अगर ये 4 कूलम फोर्स थी तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो 4 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही थी। अब यहाँ पे अगर इनकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, फोर्स क्या हो जाती है, कम। अब इसका मैथमेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं और वहाँ से समझ लेते हैं। देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 प्लस Q2। इसको अगर हम कर लेते हैं, ये मेरा चार्ज Q1 है और ये मेरे पास चार्ज Q2 है, इनको नाम दे देते हैं। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है, ठीक, वो 4 कूलम है तो इन पर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, 4 न्यूटन फोर्स होगी। ठीक हो गया। जितना दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट मींस के मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही उस पर फोर्स क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। ठीक हो गया। और इसका इन्वर्स अगर कर लेते हैं, F इज़ इक्वल टू 1/r²।
ठीक। और अगर इन दो चार्जेस का डिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उन पे लगने वाली फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखें डिस्टेंस का फोर्स के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन है जी, इन्वर्स रिलेशन। अगर हम डिस्टेंस को ज़्यादा करते हैं तो लगने वाली फोर्स क्या हो जाती है, कम। देखें अगर यहाँ पे एक एमसीक्यू था कि अगर हम फोर्स को डबल करते हैं कम इसकी, अगर ये 2 न्यूटन फोर्स यहाँ पे डिस्टेंस था, अगर मेरे पास डिस्टेंस 2 मीटर था, ठीक हो गया, और यहाँ पे अगर हम इसको डिस्टेंस को 2 मीटर लिखते हैं तो फोर्स हमारी डबल कम होती है। अगर 2 दा क्या 4, और फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, 4 टाइम कम होगी। अगर हम डिस्टेंस को हाफ करते हैं, डिस्टेंस को क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तो फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, 4 टाइम कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर इसका क्या हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन हो गया। अगर हम इसको लिखते हैं कंप्लीट फार्मूले में, तो यहाँ पे देखें मेरे पास इन्वर्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं हटा देता हूँ तो मेरे पास आता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें ज़रा, ये के क्या है, के मेरे पास क्या है, के मेरे पास कूलम कॉन्स्टेंट्स है। क्या है जी, कूलम। के मेरे पास क्या है, के इज कूलम्स कांस्टेंट है। के मेरे पास क्या है, कूलम कांस्टेंट। ठीक हो गया। और ये इतना आप इसको ज़रा इसका स्क्रीनशॉट करें, मैं आपको बताता हूँ कि आगे के क्या है और ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और इसकी के की वैल्यू क्या है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इतने का ज़रा स्क्रीनशॉट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे पढ़ाता हूँ। जी स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं कि के जो है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और के है क्या। वो तो हमें पता चल गया है के क्या है, एक ये हमने पढ़ लिया अभी, के इज कूलम्स कांस्टेंट है। के क्या है, कूलम कांस्टेंट है। और के किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, चलो पहले हम के का निकाल लेते हैं, के यूनिट्स क्या हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने अभी इसका फार्मूला पढ़ा था के का, एफ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैंने के यूनिट्स निकालने हैं तो वेरी सिंपल, हम दूसरे सारे फैक्टर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। एफ क्या है, डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई, और ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाय के। और यहाँ पे हमें पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे चार्ज का यूनिट कूलम, और कूलम का क्या हो गया, स्क्वायर। दो चार्जेस हैं ना, तो दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसके यूनिट्स निकाल लेते हैं तो मेरे पास यूनिट आते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये किसके यूनिट हैं, के। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये क्या हैं, के यूनिट्स है, कि ये निकलते किस तरह हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं कि के किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कूलम कांस्टेंट है और किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप इसकी हेडिंग दे लें, डिपेंडेंस ऑफ के किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। के दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल या मीडियम, जो आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है, वो भी आपको बताता हूँ। सिस्टम ऑफ द यूनिट्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम। सेकंड जो डिपेंड करता है वो है सिस्टम ऑफ
यूनिट्स, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मीडियम से क्या मुराद है, अभी हम जब पढ़ के आए थे मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक हो गया, कि ये दो चार्जेस हैं और इनका एक को हमने नाम दिया था Q1 और दूसरे को हमने नाम दिया था Q2, ठीक। तो अब इनके दरमियान को मीडियम नहीं है, ठीक, इनके दरमियान को मीडियम नहीं है, तो इन पे जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स या रिपल्शन की फ़ोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक। जो ये जो मीडियम है कि उस पर डिपेंड करता है, अगर हम मीडियम यूज़ करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम मीडियम यूज़ नहीं करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये इस पर डिपेंड करता है। दूसरा ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है कि हमने इसके यूनिट्स देखने हैं कि हम इसको ऐसा यूनिट ले रहे हैं, हम इसके दूसरे यूनिट्स नहीं लेने। जैसे कि ये मेरे पास फोर्स है, फोर्स का जो न्यूटन होता है उसको हमने लिख दिया कि इसके जो यूनिट्स हैं वो ऐसा यूनिट्स लेने हैं, दूसरे CGS वाले यूनिट्स हमने इसके नहीं लेने, ठीक। तो हमने इसके यूनिट्स कौन से यूज़ करने हैं, ऐसा यूनिट्स यूज़ करने। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है। तो के बारे में हमने पढ़ लिया, इसको इसका स्क्रीनशॉट करें। जी, अब मैं आपको फाइनल जो हमारा के की वैल्यू किस तरह निकलती है उसको निकाल के तो आज के लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। फिर हम इसका कल पढ़ेंगे कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर नोटेशन ऑफ टू चार्जेस। कूलम को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसको किस तरह लिखने हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे। लेकिन आज जो हम कर लेते हैं कि के को अगर हमने के की वैल्यू निकाल ली है तो इसका के की वैल्यू पुट करके एक जनरल फार्मूला जो फोर्स का दो चार्जेस के दरमियान जो कूलम ने लगाया था, निकाला था, जनरल फार्मूला फोर्स का, वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक हो गया जी। डियर स्टूडेंट याद रखें यहाँ पे जो के है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और इसका दूसरा नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे देखें ये मेरे पास के की वैल्यू है, इस वाली सारी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू है ये भी याद रखें, वो मेरे पास है एप्सिलॉन नॉट 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ठीक हो गया। और ये हम यहाँ पे देख लें कि ये के की क्या है, उलट है, के की क्या है, उलट। तो हमने के का अभी फार्मूला निकाल के यूनिट्स निकाल के आए थे, के यूनिट्स हमने निकाले थे, के इज इक्वल टू क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है वो के क्या है, इन्वर्स है, तो हम ये इसके यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे, इसके इन्वर्स हो जाएंगे। इसके इन्वर्स होंगे तो यहाँ पे देखें पर न्यूटन पर मीटर और कूलम्स, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर और पर कूलम आएगी, ठीक हो गया। इन सारी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। के इज इक्वल टू 1/4, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली है। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो मेरे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इस सारी कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनल जो हमें के की वैल्यू मिलती है 9×10⁹, ठीक हो गया, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जी स्टूडेंट, तो के की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली और फाइनल जो जनरल फार्मूला न्यूटन्स ने कूलम ने निकाला था उसको अगर लिखें तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला था
जो कि हम किसी भी इक्वेशन पे दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अगर हमने निकालनी हो तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपने उसी रिदम के साथ लिखना है कि ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से मैंने बीच में पढ़ाया है आपको थोड़ा सा, लेकिन इस वाले फार्मूले के फ़ौरन बाद हमने ये वाला फार्मूला लिखना है, ये वाला रिज़ल्ट लिखना है। ठीक हो गया। तो ये कूलम का जनरल फार्मूला था जो उसने हमें कैलकुलेट करके दिया था कि दो चार्जेस के दरमियान अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन यूज़ करते हैं, निकालनी होती है, तो ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना होता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो नहीं आई तो आपने कमेंट्स बॉक्स में हमें इसके बारे में बताना है, तो हम इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।